Hello everyone, very good evening to all of you. Hope you all are good. Sound is clear and slides are clearly visible. Message me, then we will start. Hello everyone, very good evening. आवाज आ रही है? If sound is clear and slides are clearly visible, message me, then we will start. Okay, hello Nikhil, hello Dipanshu, Shubham, okay Raju, okay hello Tushar, okay, very good. So आज ये जो सेशन हमारा है इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में. हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावा हम लोग थोड़ा सा जनरल स्टडीज के बारे में भी बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि वाई एनीवन शुड चूज हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल. हिस्ट्री को क्यों चूज करना चाहिए आपको एज ए ऑप्शनल यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में? क्या वेटेज है, क्या बेनिफिट्स है हिस्ट्री को अगर आप एज ए ऑप्शनल चूज करते हो तो? फिर हिस्ट्री किस तरीके से आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस तरह से हिस्ट्री इज बेनिफिशियल इन अदर जनरल स्टडीज पेपर, हाउ हिस्ट्री ऑप्शनल विल हेल्प यू इन एसे राइटिंग, हाउ हिस्ट्री ऑप्शनल विल हेल्प यू इन इंटरव्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा. इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स मटेरियल ऑल्सो, कि हिस्ट्री को कवर करने के लिए क्या क्या आपको बुक फॉलो करने हैं, कौन से सोर्सेज को फॉलो करने के, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो भी सवाल क्वेश्चन है उनको आप क्वेश्चन बॉक्स में क्या करो? लिख के टाइप करके पोस्ट कर दो. मैं एक एक करके सबके क्वेश्चंस को, डाउट को क्या करूंगा? डील करूंगा. क्लियर? कमेंट बॉक्स में लिखने के बजाय जस्ट राइट योर आंसर इन द क्वेश्चन बॉक्स एंड पोस्ट. क्लियर? ताकि मैं आसानी से आपके क्वेश्चन को देख सकूं. देन आई विल आंसर वन बाय वन. तो कमेंट में लिखने के बजाय जस्ट राइट योर क्वेश्चन इन क्वेश्चन बॉक्स, आई विल आंसर सारे क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में. मेरा नाम है सुनील और ये मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस है. यूपीएससी के पहले जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हिस्ट्री, फिर मैंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया एज ए ऑप्शनल, इंटरव्यू दिया, फिर मैंने यूपीएससी के एस्पिरेंट को पढ़ाया और फिर अभी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस. अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री के बारे में जैसे आप हिस्ट्री सुनते हो, चाहे वो जनरल स्टडीज के कंटेक्स्ट में, आइदर इन जनरल स्टडीज और एज ए ऑप्शनल, एक बहुत बड़े कई सारे मिथ हैं हिस्ट्री के बारे में. जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे डेट्स होते हैं. केवल बैटल्स के बारे में डील करता है, कौन सा रूलर व्हेन ही बॉर्न, व्हेन ही डाइड, कौन सा बैटल हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, व्हेन बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड, व्हेन बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ढेर सारे डेट आपको याद करनी पड़ती है. हिस्ट्री डील्स विद द लॉट ऑफ डेट्स. ये एक जनरल परसेप्शन है. तो हम पहले जनरल परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसको आपको लगता है कि देन द सेकंड परसेप्शन अबाउट द हिस्ट्री इज कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रट्टा एंड क्रैमिंग. कि हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट हैं, डेट है कि यू हैव टू रट्टा, कि रट्टा मारना पड़ेगा, कि बिना उसके काम नहीं बनेगा. ये दूसरा सबसे बड़ा मिथ है. मतलब ये जनरल परसेप्शन है. पहले परसेप्शन की बात करते हैं. दूसरा कि हिस्ट्री डील्स विद द राजा महाराजा एंड वॉर ओनली. अकबर कौन था, हु वाज अकबर, हु वाज बाबर, हु वाज अलाउद्दीन खिलजी, हु वाज अशोका. तो हिस्ट्री डील्स इसी से करती है. और डिफरेंट वॉर से, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, तराइन एटसेट्रा. फिर हिस्ट्री के बारे में जो नेक्स्ट एक परसेप्शन है लोगों का, वो है कि बॉडी का फैक्ट्स, कि हिस्ट्री केवल और केवल फैक्ट्स से ही बनती है. ये एक जनरल परसेप्शन. और सबसे लास्ट जो सबसे कॉमन परसेप्शन है वो है कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है. ये जनरल परसेप्शन है. क्या? और आप कभी किसी से पूछने जाओगे कि भाई ठीक है कि क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी आपको नेगेटिव चीजें बताएगा कि बहुत बोरिंग है, पहली चीज. दूसरा, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें होते हैं. थर्ड, बताएगा कि बहुत लेंथी सिलेबस होता है, कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी व्हेन यू विल डिसाइड टू ऑप्ट हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल. बट लेट मी क्लियर वन थिंग,
कि हिस्ट्री के बारे में ये सब परसेप्शन जो आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, इट्स अ मिथ। इसमें से ये सारी बातें सही नहीं है। पहली बात मैं एकदम क्लियर कर दूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। यस, सिलेबस इज लेंदी, नो डाउट, सिलेबस इज लेंदी, बिल्कुल है। when you will compare it from the public ed, when you will compare from the some literature, तो डेफिनेटली द सिलेबस इज लेंदी। बट सिलेबस लेंदी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जस्ट सपोज करो हम पबेट से इसको कंपेयर करते हैं, सिलेबस इज लेंदी। अगर हम सिलेबस लें तो डेफिनेटली सिलेबस इज लेंदी, इसका सिलेबस स्मॉल है। बट यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है, द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इज क्या, स्टैटिक। पबेट का सिलेबस क्या है, इट्स अ डायनेमिक। you'll have to learn, you'll have to read a lot of report, you'll have to include a lot of current affair in your answer when you'll opt a public ed। तो लेंदी सिलेबस है लेकिन क्या है, स्टैटिक है। पबेट दूसरे छोटे छोटे जो ऑप्शनल है वो देखने में छोटे हैं, बट देयर सिलेबस इज टू मच लेंदी because you'll have to learn a lot of, you'll have to read, cram a lot of current affair, you'll have to read a lot of report, और फिर वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये ऑप्शनल को पिक करते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंदी है, सो यू शुड नॉट गो फॉर दिस, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि यस, सिलेबस इज लेंदी बट इट्स स्टैटिक इन नेचर, कभी बदलेगा नहीं। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, काम खत्म। एंड द सेकेंड वन, दूसरा क्या एडवांटेज है, भाई ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, क्या उसमें डेट नहीं होता है। अब जनरल स्टडीज की बात करो, क्या वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं याद करते हो? डोंट यू रिमेंबर द आर्टिकल, डोंट यू रिमेंबर द अमेंडमेंट? सेम यही चीज क्या है, हिस्ट्री में भी है। और हिस्ट्री में सारे डेट याद करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू गो फॉर द ऑप्शनल। हिस्ट्री इज वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, बहुत ही कंसेप्चुअल है। हिस्ट्री केवल राजा महाराजा को डील नहीं करता है व्हेन यू गो फॉर द ऑप्शनल। ऑप्शनल में जो पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं किसके बारे में, दे डोंट आस्क टू मच अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, दे आस्क अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री, they ask about the social history, they ask about the cultural history, they ask about the historiography when you go for the history optional। तो political history से rarely क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। तो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछा ही नहीं जाता है तो ढेर सारे राजा महाराजा के बारे में और उनके वॉर और उनकी रानियों के बारे में यू नीड नॉट टू रिमेंबर। और दूसरा फैक्ट, फिर से वही बात, ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। कैन यू इमेजिन कि विदाउट फैक्ट यू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट? पबेट है, ज्योग्राफी, अगर आप रिवर के नाम नहीं याद करोगे, वोल्केनो के नाम याद नहीं करोगे, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट वोल्केनो, किस तरीके से वो वोल्केनो बना है? क्योंकि सबका क्या है, फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग है। So you'll have to remember the name of the volcano because you'll have to write कि ये किस तरीके का volcano है, otherwise examiner will not give you marks। तो फैक्ट हर सब्जेक्ट में है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। इकोनॉमी में बहुत सारे डेटा मिलेंगे आपको, सोशियोलॉजी में आपको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, थिंकर के नाम एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। सो फैक्ट हर में है, हिस्ट्री में भी है, डेफिनेटली है, दूसरे सब्जेक्ट में भी है। लेकिन फिर वही बात है, हिस्ट्री में अननेसेसरी फैक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हाउ यू रीड द हिस्ट्री, हाउ यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। इफ यू फॉलो द हिस्ट्री एंड यू फॉलो द डेट एंड डेटिंग, मैंने पहले भी क्लास में बच्चों को बताया है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, मैंने बताया है कि देखो भाई, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट पीएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी and you are preparing the history,
डोंट फॉलो द डेट एंड डेटिंग। ज्यादा डेट डेटिंग नहीं करनी है। कॉलेज में जितना डेट डेटिंग कर लिया है बस उतना ही बहुत है। फॉर द यूपीएससी नो डेट डेटिंग इट रिक्वायर्ड। सिलेक्शन ले लो, लबासना चले जाना, वहां पे डेट डेटिंग करते रहना, क्या बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पे केवल हिस्ट्री में हम केवल उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेट को याद करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो फाउंडेशन बनाएंगे, जिससे आपके आंसर को क्या मिलेगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। वी विल रिमेंबर ओनली दोज इंपॉर्टेंट डेट्स, दोज हु क्रिएट, दोज आर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके ईयर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये लैंडमार्क है हिस्ट्री में। तो ऐसे मिला जुला के टोटल अगर आप देखोगे, काउंट करोगे, तो मोटे मोटे टोटल 100 डेट से ज्यादा नहीं होंगे। मैं ये ज्यादा ही बता दिया, और कम ही होंगे। 50-60 से ज्यादा डेट नहीं होंगे जो आपको याद करने हैं फॉर द ऑप्शनल। तो डेट डेटिंग इज नॉट कंपल्सरी फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी के लिए अगर आप जा रहे हो तो डेट डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। जो कॉलेज में कर लिया, रट्टा कर लिया, डेटिंग कर ली, सब ठीक है। यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं, सिलेक्शन ले लो फिर करते रहना। क्लियर? सो दोज हु आर सेइंग कि हिस्ट्री इज वेरी फैक्चुअल, इट्स अ फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि हिस्ट्री बहुत फैक्चुअल है, नहीं। उतने ही रिक्वायरमेंट हमें फैक्ट की है जितना हमारा आंसर क्या हो जाए, लॉजिकल बन जाए। आप खुद ही सोचो, कैन यू राइट योर आंसर विदाउट फैक्ट? कैन यू forcefully, can you strongly support your answer without any fact? ना, पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना जो स्टेटमेंट है उसको अगर लॉजिकली स्टैब्लिश करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव द एग्जांपल, और एग्जांपल क्या है, फैक्ट। तो वो याद करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात है बोरिंग। तो देखो, बोरिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका टीचर कैसे आपको पढ़ा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर going to study your optional, you are going to prepare your optional with any teacher या with any institution या फिर कुछ और, तो इट्स totally depend on the टीचिंग के मेथड पर डिपेंड करता है कि टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है। वो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और किस तरह से बोरिंग तरीके से पढ़ा, इट डिपेंड ऑन द टीचर ऑल्सो। दूसरा, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ठीक है कि यू हैव टू कवर द हिस्ट्री इन 3 and 4 months, तो व्हाट यू हैव टू डू, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास में पहले क्या करना पड़ेगा, एक रीडिंग मार के जानी पड़ेगी उस चैप्टर की, ताकि वहां पे टीचर बोले तो आपके आंख क्या हो जानी चाहिए, इतनी छोटी से इतने बड़े नहीं हो जाने चाहिए। ठीक है, कि हु इज द अकबर, अकबर वाज सन ऑफ हुमायूं और अकबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन इफ यू विल नो, तो हिस्ट्री वुड बी वेरी इजी फॉर यू। बाकी रेस्ट विल डू टीचर, बाकी टीचर करेगा। पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। आप सोच दोगे कि टीचर आपको सॉरी, तो अगर आप सोचोगे कि टीचर ही सब कुछ आपको कर देगा, पढ़ा देगा, तो इट्स नॉट राइट। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लास में जाने के पहले एक रीडिंग लगा के जानी पड़ेगी, फिर टीचर पढ़ाएगा, फिर यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द टीचर्स गाइडेंस। टीचर जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा हिस्ट्री का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। यूपीएससी की एग्जाम देने के पहले मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, मैंने इंटरव्यू दिया, फेल हुआ, फिर मैंने एकेडमिक्स छोड़कर यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आई फाउंड कि देयर इज अ डिफरेंस। जब मैं एकेडमिक्स से पढ़ाता था तो वहां पे पढ़ाने का तरीका अलग था, यूपीएससी के बच्चों की डिमांड अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि
किस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो और किस तरह के टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट योर मनी, और योर मनी और योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। अगर आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे ऑप्शनल में तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लेना है। तो ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें मिथ हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाह रहे हो तो इट्स अ मिथ। ये हर ऑप्शनल के साथ मिलेगा, सब में डेट है, सब में ईयर है, सब में थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। मैं एकदम नहीं कहूंगा कि हिस्ट्री पूरा कंसेप्चुअल है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हिस्ट्री इज टोटली कंसेप्चुअल, आई एम मेकिंग फूल, और मैं किसी को बेवकूफ बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं टीचर हूँ अपने इंटरेस्ट से, ठीक है, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। तो मैं केवल वही आपको बताऊंगा जो आपको बेहतर क्या मिलेगा ऑप्शनल चूज करने में। इट विल हेल्प यू। ये टोटली इट्स योर, इट वुड बी योर डिसीजन कि यू ऑप्ट हिस्ट्री और नॉट। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री लेने के फायदे क्या हैं और किस तरह के चैलेंजेस यू विल फेस एंड हाउ विल यू ओवरकम दैट चैलेंजेस। ये मेरा काम होगा। okay? तो हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का क्या फायदा है। तो सबसे पहला चीज है कि हिस्ट्री एक तो स्टैटिक है, जैसा मैंने आपको बताया, एक बार तैयार कर लिया, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं बनानी है, उसमें करंट से अपडेट नहीं करना, मामला खत्म। लेंदी है लेकिन स्टैटिक होने के कारण सिलेबस रिलेटिवली क्या हो जाता है, बाकी छोटे ऑप्शनल जो दिखते हैं उसके बराबर ही होता है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में बहुत है। प्रीलिम्स में बहुत वेटेज है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप डेटा देखोगे, जब से नया पैटर्न आया है तो आप देखोगे हर साल कितने सवाल आते हैं। अगर 2014 को देखोगे तो हिस्ट्री से आए थे 20 क्वेश्चन इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। 15 को अगर देखोगे तो हिस्ट्री से आए थे 17 क्वेश्चन। 16 को देखोगे तो हिस्ट्री से आए थे आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन। 17 को अगर देखोगे तो 13 क्वेश्चन। 18 जो पेपर हुआ था उसमें आए थे हिस्ट्री से 20। आप सोच सकते हो कि आउट ऑफ 100 अगर इतना वेटेज आ रहा है, कभी भी 15 से कम नहीं आया है, 15 से 20। और प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है, 55 मैक्सिमम। तो आप सोचो, अगर 100 में से 15 से 20 अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, और अगर हिस्ट्री आपको ऑप्शनल है तो आराम से इन 20 में से आप क्या करोगे, 17 तो एटलीस्ट सही करके आओगे। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वी कैन इजिली एक्सपेक्ट कि 17 तो आप करके ही आओगे, 17, 18, राइट। आप सोचो फिर कितना इजी होगा प्रीलिम्स जैसा एक बड़ा हर्डल आपके लिए क्रैक करना। इट वुड बी वेरी इजी, इट वुड बी केक फॉर यू टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो बहुत बड़ा वेटेज है क्या हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रीलिम्स को क्रैक करने में, बहुत बड़ा, ठीक है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा बता रहा है जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए अकॉर्डिंग टू द डेटा, कि बहुत हेल्प करेगा आपको क्या प्रीलिम्स को क्रैक करने में इफ यू चूज द हिस्ट्री एज ऑप्शनल। ओके, और प्रीलिम्स बहुत हर्डल है, सबसे बड़ा हर्डल है, आपको पता ही है। एक एक नंबर से प्रीलिम्स आप फेल होते हो, या बच्चा जो फेल होता है पूरा 1 साल खराब होता है, फिर आपको अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करनी होती है। और प्रीलिम्स फेल होना इट्स अ वेरी पेनफुल, क्योंकि प्रीलिम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, बहुत कुछ क्या होता है एलिमिनेशन के मेथड से होता है, इंटेलिजेंट गेस पे होता है, गट फीलिंग पे होता है, ब्रॉड जो आपने स्टडी किया उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हिस्ट्री क्या है, आपका एकदम स्ट्रांग है कि भाई मुझे पता है कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी विल आस्क फ्रॉम द हिस्ट्री, और ये मैं सही करके आऊंगा। बाकी मुझे कितने करने हैं, 35 करने हैं, 40 करने हैं, और फिर बाकी दूसरे सब्जेक्ट से मैं थोड़ा थोड़ा करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। आई कैन इजिली क्रैक द प्रीलिम्स। तो आप बहुत सारा टाइम क्या कर लोगे, बचा लोगे किसके लिए, मेंस के लिए। अदरवाइज बच्चा क्या करता है, 6 महीने 7 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ता है। भाई यू विल नोटिस, अगर आपको लगा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताना। आप अपने आसपास देखो, जो बच्चा प्रीलिम्स पहले दे रहा है वो 6 से 8 महीने क्या करता है कि रीड्स ओनली फॉर द प्रीलिम्स। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स इज अ वेरी डिफिकल्ट और इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि दे स्पेंड 6-7 मंथ फॉर द प्रीलिम्स। बट इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन क्या है, इट इज इन योर ग्रिप। यहां से आप क्या सकते हो, आसानी से अगर कैलकुलेट करोगे तो यू कैन
सेव योर 2 months एटलीस्ट। अब अपने 2 महीने क्या कर लोगे, आराम से बचा लोगे। और ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है, 60 days, और इसको यू विल यूज इन योर मेंस प्रिपरेशन। आप उसमें एथिक्स का पेपर तैयार कर सकते हो, पेपर 2 तैयार कर सकते हो, जो टाइम आपका बचेगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेनिफिशियल है अगर यू चूज द हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल। अब बात करते हैं मेंस में। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 जहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। 250 में से अगर आप देखोगे एवरेज मार्क्स कितने पूछे गए हैं, 2013 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे पेपर 1 में 140 मार्क्स के। उसके बाद नंबर रिड्यूस हो रहा है। 2014 में 100 मार्क्स का आया, 15 में 75, 17 में 75, उसके बाद फिर 17 में अराउंड 90 मार्क्स का आया था, और 18 में अराउंड 80-90 मार्क्स का आया था। क्लियर? लेकिन ठीक है, एवरेज 100 मार्क्स का हम देख रहे हैं कि आ रहा है। अब योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री, तो ये 100 मार्क्स की आपको क्या करना है, यू नीड नॉट टू प्रिपेयर फॉर दिस 100 मार्क्स। यानी पेपर 1 का आधा पार्ट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, और इस 100 में से आप क्या करोगे, अगर 100 मार्क्स हम एवरेज मानते हैं तो यू विल स्कोर कितना, आराम से 65 लाओगे भाई, कितनी भी बुरी हालत में, इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री। मैं बहुत एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा हूं कि यू विल स्कोर द 80। जो यूपीएससी का मार्किंग का पैटर्न है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मेरा जो एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री, डेफिनेटली यू विल गेट द 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। डेफिनेटली इतना तो आपको मिलेगा ही मिनिमम। यू विल गेट 70-75 ऑल्सो, बट इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 65 मिल गया, इसमें बचा कितना, 150 मार्क्स। अब 150 में से सपोज करो आपको 50% मार्क्स मिलते हैं, 75 प्लस 65 कितना हो गया, 130। एंड 130 इज अ वेरी गुड स्कोर इन जीएस पेपर 1। आप टॉपर वाले लाइन में हो इफ यू स्कोर 113 पेपर 1, और ये बहुत आसान है आपके लिए इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री। क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई नहीं कि किस तरीके से हेल्प करेगा आपको क्या मेंस में। दूसरी चीज, अब और कहां आपको हिस्ट्री हेल्प करती है, हिस्ट्री हेल्प करती है आपको इंटरव्यू में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आज वो सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है भाई। कम्युनिज्म, हमारा एग्रीकल्चर का क्या बैकवर्डनेस, खास करके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आप पढ़ते हो, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ोगे तो यू विल रीड द पोस्ट इंडिपेंडेंस थॉरली। और अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा है तो सारे के सारे प्रॉब्लम, चाहे वो आईआर के प्रॉब्लम हो, इंडिया चाइना इशू हो, इंडिया पाकिस्तान का इशू हो, बांग्लादेश का इशू हो, नेपाल का इशू हो, यू विल रीड एवरीथिंग इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो आपके आईआर का बेस कौन बनाएगा, हिस्ट्री। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको आईआर के बहुत सारे टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कोरिया क्राइसिस क्या है, यू विल लर्न फ्रॉम द रूट्स। स्वेज क्राइसिस का क्या है, अरब में इतना बवाल क्यों होता है, वियतनाम में इतना बवाल क्यों होता है, आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच इतना इशू क्यों है। यू विल लर्न एवरीथिंग इफ योर ऑप्शनल इज हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ोगे, कोल्ड वॉर पढ़ोगे, और कोल्ड वॉर के फेज में ये सारे क्राइसिस डेवलप होते हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का इशू हो, या फिर स्वेज कनाल क्राइसिस हो, या कोरिया क्राइसिस हो। चाइना में जो ये बवाल चलता है कि चाइनीज रिवोल्यूशन, चाइनीज रिपब्लिकन पार्टी है और एटसेट्रा। When you will read the Chinese Revolution, you will understand the policy of Mao। आज जो चाइना कर रहा है, किस तरीके से वो माओ की पॉलिसी से लीड कर रहा है। तो you will learn a lot in the world history, और आपको पूरे वर्ल्ड को समझने में you will learn। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है, किस तरह से न्यू इंपीरियलिज्म डेवलप हो रहा है, न्यू कॉलोनिज्म डेवलप हो रहा है। तो you will learn a lot of concept through the history, especially through the world history। अमेरिका का कैपिटलिज्म, चाइना का कम्युनिज्म, इवन हमारा जो हमारे यहाँ पे जो नक्सलिज्म डेवलप हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है। और ये चीजें अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो
इन द इंटरव्यू यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आप चीजों को क्या करोगे, प्रॉब्लम को यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, और फिर आप आसानी से उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन दे सकते हो। क्या तो यू विल लर्न, यू विल हेल्प, इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो। इसके अलावा इन द एसे आप देखोगे हिस्ट्री में, एसे अगर देखोगे सेक्शन वाइज, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और अगर किसी भी एशे को अगर इफ यू राइट फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये आपके ब्रॉड थिंकिंग को शो करेगा, ठीक है, कि स्टूडेंट हैव अ डीप नॉलेज। क्योंकि हर प्रॉब्लम का क्या है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप उसको इजिली कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट आउटपुट रेशियो। देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि ऑप्शनल कैसे आप चूज करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट गो फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। किसी भी ऑप्शनल को चूज करने के लिए पहली चीज आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इफ हिस्ट्री में लगता है कि मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, तो गो फॉर दिस। पहली चीज इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऑप्शनल आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज इनपुट आउटपुट। क्या आप जितना टाइम उसमें दे रहे हो, यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट और नॉट। अगर आप हिस्ट्री को दे रहे हो दिन में 4 घंटे 5 घंटे, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स आएंगे कि नहीं, जनरल स्टडीज में हेल्प मिलेगी कि नहीं, पेपर 1 आपका होगा तैयार कि नहीं, जीएस, प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी कि नहीं उस ऑप्शनल को मुझे पिक करने से। तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू मेक कैलकुलेशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर चूज ऑप्शनल। दूसरी चीज, थर्ड चीज, हेल्प इन जनरल स्टडीज, कि वो आपका सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो जनरल स्टडीज में आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता है। ये तीसरा पैरामीटर होना चाहिए ऑप्शनल को चूज करने के लिए। लास्ट, आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, सिलेबस उठाओ। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 1-2 चैप्टर पढ़ लिया हिस्ट्री का, जस्ट गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। If you are able to understand the nature and demand of the question and you think you can write something about that, it means you can go for that optional. अगर आपने 2-3 चैप्टर पढ़े, फिर आपने देखा कि ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए उस टॉपिक से, और आपको लगता है कि ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कि क्या सवाल पूछ रहा है, आई कैन राइट, जस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया कि सब जो मैंने पढ़ा है चैप्टर, जिस टीचर से मैंने पढ़ा है, और जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें तो क्या है, जमीन आसमान का अंदर है। क्लास में तो बहुत अच्छा पढ़ाया गया था, बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखा तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया है और मैंने क्या पढ़ा है, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्या करता है, मैच कराते हुए चलना है, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो बेनिफिशियल है भी या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इतनी चीजें आपको करनी है ऑप्शनल को पिक करते समय। क्या, इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, चाहे तो आप पबैट ले लो, चाहे इंथ्रो ले लो, मिला जुला के क्या हो जाएगा, चैलेंज ही चैलेंज रहेगा, समझ में कुछ नहीं आने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम क्या है, आपको क्या करना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। अगर आपको फोर्स, अगर किसी ने कहा है मजबूरी में कि बेटा यूपीएससी की तैयारी कर लो, तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्लियर? तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपको सब्जेक्ट में, तभी आप वो ऑप्शनल पिक करो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉकेट कुछ भी हो। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, हिस्ट्री ऑप्शनल से फायदा है अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पिक करते हो। तो अपना इंटरेस्ट देखो, चैप्टर को पढ़ो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो वहां पढ़ो, बुक को पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, लगता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, आई कैन राइट, गो फॉर इट। हर ऑप्शनल में नंबर आते हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि भाई पबैट में बहुत नंबर आते हैं, हिस्ट्री में नंबर नहीं आते हैं। कुछ कहते होंगे कि भाई ज्योग्राफी में नंबर आते हैं, पबैट में नंबर नहीं आते हैं। ये आपको हर टीचर मिलेगा। देखो हर सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, हर सब्जेक्ट में नंबर आते हैं,
इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू राइट योर आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है कबूतर के बारे में, यू विल राइट अबाउट द खरगोश, तो एग्जामिनर नंबर आपको नहीं देगा। यूपीएससी इज वेरी क्रूएल, यूपीएससी बहुत क्रूएल है। जस्ट राइट वट एवर ही आस्क्ड, जो पूछा गया है केवल वही टू द पॉइंट लिखो, डेफिनेटली विल गेट मार्क भाई। ऐसा नहीं है कि अगर जो पूछा गया उसको लिखा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ राइटिंग। केवल पढ़ने से काम नहीं हुआ कि मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, छोटा सा सिलेबस था पब्लिक एड का, पढ़ लिया और काम हो जाएगा ना। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, तब नंबर आएंगे। छोटा सिलेबस बड़ा सिलेबस से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? अंडरस्टैंडिंग से। फर्क पड़ता है कितने इंटरेस्ट से आप पढ़ते हो। फर्क पड़ता है कि कौन से सोर्सेस यू फॉलोड। फर्क पड़ता है कि कितना आपने आंसर राइटिंग किया है। इट विल क्रिएट डिफरेंस। किसी के मार्क्स आएंगे कितने? 150 आउट ऑफ 500। पेपर 1 में आया पता लगा 50 नंबर, पेपर 2 में आया 100 नंबर। 0 मार्क्स आते हैं, आपको पता है यूपीएससी में 0 मार्क्स मिलते हैं। इफ यू नॉट राइट रिलेवेंट यू विल गेट अ बिग 0। तो ये कॉलेज वाला फंडा आपको छोड़ना पड़ेगा कि जो कॉलेज में लिखते थे कि जो मुझे पता है आई विल राइट। मैंने अकबर के बारे में पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन में देख लिया कि अकबर के बारे में कुछ पूछा है, आई रोट ऑल द थिंग वट एवर आई नो अबाउट द अकबर। ये फंडा नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट स्टिक ऑन द क्वेश्चन एंड राइट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब सोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। इसके पहले जो डाउट है आपके, मैं थोड़ा सा वो देख लेता हूँ जिसने जिसने पूछा है क्या क्या है। कि हिस्ट्री ऑप्शनल के सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। सोर्सेज क्या करने हैं? तो देखो भाई, हिस्ट्री ऑप्शनल में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए सबसे पहला जो सोर्स यू विल फॉलो द आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा की बुक आती है, फर्स्ट यू विल कंप्लीट दिस, देन यू विल रीड इग्नू बीए। इसके बाद यू विल रीड झा श्रीमाली या फिर यू विल रीड द उपेंद्र सिंह। ये 3 बुक मल्टीपल टाइम पढ़नी है। पहले इसको कंप्लीट करना है, कम से कम 2 से 3 रीडिंग इसको कंप्लीट करना है, 2 से 3 रीडिंग, फिर जस्ट गो थ्रू द उपेंद्र सिंह सेलेक्टेड चैप्टर्स। ये सबसे पहला काम। हाँ, स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं, डोंट वरी। नाउ डिस्कस अबाउट, मैं आपको बहुत सारी किताबें नहीं बताऊंगा, क्लियर है? डोंट वरी, आई विल नॉट टेल यू अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं केवल वही बुक्स बताऊंगा जिसमें आपका काम बन जाएगा। सेकेंड चीज, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए जस्ट यू हैव टू रीड सबसे पहले सतीश चंद्र, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों पढ़नी है। सेकेंड आपको पढ़ना है इग्नू बीए वाली। इन दोनों को मल्टीपल टाइम पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स कवर हो जाएगा एंड यू विल एबल टू राइट द आंसर। इनको पढ़ना। हिंदी मीडियम के लिए भी यही है, चाहे मीडियम हिंदी हो और इंग्लिश हो, दोनों के लिए सोर्सेस यही हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें अवेलेबल है, ठीक है? दोनों में कोई अंतर नहीं। नाउ डिस्कस अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली जो प्राइमरी बुक पढ़नी है आपको बिपिन चंद्रा। और ये सारी की सारी बुक क्या करनी है? एटलीस्ट 2, 3, 4 बार पढ़नी है। फर्स्ट यू रीड द बिपिन चंद्रा, देन इग्नू बीए वाली। उसके बाद यू विल रीड सम चैप्टर फ्रॉम द सुमित सरकार। बाकी फिर शेखर बंदोपाध्याय की बुक आप नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, ठीक है? स्पेक्ट्रम पढ़ोगे भाई, देखो स्पेक्ट्रम तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हो ना, ठीक है? स्पेक्ट्रम फैक्चुअल बुक है, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते ही हो, तो इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इनको कम से कम 4 रीडिंग लगानी है आपको। डन। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सबसे जो बेसिक बुक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है अर्जुन देव वाली, उसको पढ़नी है। इसके अलावा आप नॉर्मल लुई को पढ़ सकते हो, नॉर्मल लुई के साथ जैन एंड माथु। जैन एंड माथु
मोटी बुक है बट इट्स अ वेरी गुड बुक। मोटी बुक है बट बहुत अच्छी बुक है, ठीक। और नॉर्मल लुई पढ़ सकते हो, लेकिन नॉर्मल लुई के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो केवल इंग्लिश में आती है, यू विल नॉट फाइंड नॉर्मल लुई इन हिंदी। दूसरी चीज है, नॉर्मल लुई में सारा सिलेबस कवर नहीं है, ठीक। नॉर्मल लुई में सारा सिलेबस कवर नहीं है, ठीक है। ये बुक आपको फॉलो करनी है, क्लियर है। इन बुक को कम से कम 4 बार पढ़नी है, ठीक है। हाँ, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। इतनी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। कम से कम कितनी बार? 4 बार, 3 से 4 बार, 3 बार तो पढ़नी ही पढ़नी है इन सबको, इससे कम नहीं काम चलेगा। 3 बार तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा इन बुक्स को, अगर ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो। एक बार जल्दी से रीडिंग करनी है, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना है, इतना काम करना है, ये बुक पढ़नी है। अब स्ट्रेटजी क्या है, तो देखो भाई, सबसे पहला काम, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। आप देखोगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का एक नेचर है, ट्रेंड है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने इंडस वैली पढ़ लिया अच्छे से, वैदिक एज पढ़ लिया, उसके साथ साथ स्टोन एज पढ़ लिया, आपका एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्लियर। मैप के बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो इन्हीं 3 टॉपिक से मिलके बन जाता है। स्टोन एज, इसमें आपने मेगालिथिक पढ़ लिया, चालकोलिथिक पढ़ लिया, यानी ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, नवपाषाण काल, इनको पढ़ लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, वैदिक एज पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया। इनसे आपका एक सवाल बन गया। इतना थॉरली अगर कर लिया तो डेफिनेटली जो भी पूछेगा यू कैन इजीली राइट। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, घुमाऊ और उलझाऊ नहीं पूछे जाते, यू कैन इजीली अटेम्प्ट। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो इंडस वैली में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडस वैली में क्या पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, डाउनफॉल पढ़ना है, ये 2 चीजें। तीसरा चीज क्या पढ़ना है, वही उसका इकोनॉमिक अर्बनाइजेशन, इकोनॉमी में अर्बनाइजेशन आ जाएगा। और फिर कंटिन्यूटी वाले एलिमेंट, 1 2 3 4 टॉपिक, लार्जली यही सवाल पूछे जाते हैं, काम खत्म। इकोनॉमी आप पढ़ोगे, उसी में टाउन प्लानिंग भी पढ़ लोगे। तो 4 टॉपिक मेजर आपको पढ़ने हैं, आपका काम खत्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत। ओरिजिन, डिक्लाइन, उससे रिलेटेड डिबेट, इकोनॉमी उसकी, और फिर कंटिन्यूटी के एलिमेंट। इतनी चीजें इंडस वैली पढ़नी। वैदिक एज में 4 चीजें पढ़नी है, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन। जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम पे पूछे जाते हैं, सोसाइटी पे पूछे जाते हैं। इसको याद कर लोगे, तैयार कर लोगे। बनाओगे नोट्स, बिना नोट्स बनाए काम नहीं बनेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग यू विल मेक योर ओन रनिंग नोट्स, और वो भी कैसे, पॉइंट फॉर्म में। अगर पॉइंट फॉर्म में नोट्स नहीं रहे, अगर कहानी के फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, फिर उसको एग्जाम के टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। यू नॉट एबल टू रिवाइज ऑल द सिलेबस। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में नोट बनाना पड़ेगा, बिंदुवार, हर टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे जो मुश्किल आती है वो आता है शॉर्ट नोट को लेकर। जो टफ सवाल आते हैं वो शॉर्ट नोट में आते हैं, पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 हो। तो देखो, पेपर 1 का जो शॉर्ट नोट है उसके कुछ गिने चुने चैप्टर है। आप देखो कि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, होम स्टेट, खालसा, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, जो बहुत क्या डार्क एरिया है हिस्ट्री में, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री में खासकर। इनका क्या करना है, ऐसे 20-25 टॉपिक हैं, इनके बारे में क्या करना है, 100 वर्ड में, 150 वर्ड में एक नोट्स बना लेना है पॉइंट फॉर्म में। जैसे मैंने बताया होम स्टेट, ये बहुत क्या टफ टॉपिक है, आपको उसमें याद नहीं रहेगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हैं तो यू विल नॉट एबल टू राइट अबाउट द होम स्टेट। तो ये आपके पास नोट्स होना चाहिए पहले से बना हुआ। खालसा के बारे में 150 वर्ड के लिए आपके पास नोट्स पॉइंट फॉर्म में पहले बना होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट। लिख के तो आओगे, लेकिन कितने नंबर मिलेंगे, 10 में से 1 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर देगा एग्जामिनर अगर ऐसे लिख के आओगे रैंडम। तो
अगर चाहते हो कि 10 में से 5 मिले, 5.5 मिले, तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये काम करना है। दूसरी चीज, पेपर 1 की आंसर राइटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? वेन एवर यू राइट आंसर इन पेपर 1, राइट योर आंसर with examples. Write your example with evidences, archaeological evidences as well as literary evidences. कि according to the literary evidence, according to the Rigved, according to the Atharved, this is this. तो जब भी आप एंशियंट की राइटिंग लिखो, मेडिवल की आंसर राइटिंग करो, आंसर लिखो, सोर्सेस को आधार बना के क्या करना, अपने आंसर को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। यू विल फेच गुड मार्क्स, आपको अच्छा मार्क्स देगा एग्जाम में। एकदम रैंडम लिखोगे, जनरलाइज, यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। सेम वही चीज लिखनी है, बट यू हैव टू राइट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी एविडेंसेस। कि भाई देखो ये मिला हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जैसे कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर वाज इन सरप्लस। एक स्टेटमेंट ये बच्चा ने लिखा, इकोनॉमी लिख रहा है एक बच्चा, और एग्रीकल्चर में क्या लिखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर सरप्लस था। स्टेटमेंट इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। अदर स्टूडेंट विल राइट वी हैव एविडेंसेस ऑफ ग्रेनरी, हमारे पास अन्नागार का एविडेंस मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनरी वी कैन इजिली से कि देयर वाज सरप्लस प्रोडक्शन। आपका आंसर क्या हो गया? एस्केलेट हो गया, यू विल गेट गुड मार्क्स। यही काम करना, यही डिफरेंस पैदा करता है, यही आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा। अगर आपने अपने आंसर को क्या लिखा, एविडेंसेस के साथ लिखा। when you are writing about the Deen Ilahi, just quote the Badayuni. When you are writing about the Alauddin Khilji market policy, just quote the Barni, just quote the Ibn Battuta. You will get good marks. प्लेन आंसर नहीं लिखना है, खास करके पेपर 1 में, क्योंकि यू हैव एम्पल एविडेंसेस। तो जस्ट राइट, यूज द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस इन योर आंसर, उसी के बेसिस पर लिखना है आपको। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये काम करना है जब भी आप आंसर लिखोगे किसको, पेपर 1। लेकिन पेपर 2 में ये आपके पास स्कोप ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां इस तरह का कोई आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस नहीं है। तो पेपर 2 को कैसे करना है अप्रोच आपको? तो देखो, पेपर 2 में कंसेप्चुअल सवाल बहुत पूछे आते हैं, एनालिटिकल सवाल बहुत पूछे आते हैं। तो यहां पर भी आपको एनालिसिस करना है, इसके थ्रू, फैक्ट के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू। जैसे सिंपल सा सवाल है कि भाई जर्मनी वाज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्लेन सा स्टेटमेंट है। अब कैसे इसको आप कहोगे? एक आपने लिख दिया कि नहीं जर्मनी वाज नॉट, या फिर दूसरे ने कहा जर्मनी वाज, बट यू हैव टू शो क्या, विद द एविडेंसेस। एविडेंसेस के साथ दिखाना है कि भैया जर्मनी वाज सोल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, imperialistic power were also responsible, policy of appeasement was also responsible, and who was the responsible for policy of appeasement? Britain, France were responsible. तो एविडेंसेस के साथ आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है पेपर 2 में। एक चीज और, यूपीएससी में ऑप्शनल हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूछे जाते हैं जिन पे डिबेट है। जैसे हमेशा पूछा जाएगा, भैया औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी बताओ कि इसने क्या, डिड ही रिवर्स द अकबर रिलीजियस पॉलिसी, यू टर्न कर दिया अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को। इस तरह के सवाल आपको हर बार मिलेंगे कि
औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, क्या औरंगजेब जिम्मेदार था मुगल अंपायर के डिक्लाइन के लिए? ये सवाल बार बार पूछा जाएगा क्योंकि डिबेट है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उस डिबेट से रिलेटेड डिफरेंट व्यूज के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट व्यूज बोले तो जो अलग अलग स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच। आपको कोई हिस्ट्री का टीचर तो बनना नहीं है, ना प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना, बैलेंस अप्रोच, जिसको लेकर मेजर कंसेंसस है, सारे इतिहासकार जिस थियरी को लेकर सहमत है, मेजर एविडेंसेस जिस बात का सपोर्ट करते हैं, यू विल जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि रैंडम जो आपको फीलिंग आ रही है, आपको इमोशनल जो लग रहा है कि ये सही है, उसको लिख देना। जो मेजर कंसेंसस है हिस्टोरियन का, उसी व्यूज को क्या करोगे, यू विल सपोर्ट। जैसे बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्या, कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का नेचर क्या था? कितनी बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। कोई कहता है कि इट वाज अ सिपाही रिवोल्ट ओनली, कोई कहता है इट वाज अ फाइट बिटवीन बार्बरिक एंड सिविलाइज्ड पीपल, या सभ्यों और सभ्य लोगों के बीच लड़ाई थी, कोई कहता है कि रिलीजियस बैटल था, क्रिश्चियनिटी और फेनेटिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को। वीडी सावरकर साहब कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग व्यूज कहते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई है क्या ये नेचर। तो नेचर हम रैंडम नहीं बताएंगे, इमोशनल होकर नहीं बताएंगे। तो हम अगर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगने लगेगा, हम पे लोग क्वेश्चन करने लगेंगे भैया तुम नेशनलिस्ट नहीं हो गया। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया हम पर कोई इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन लगा देगा। यू आर एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, और यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू बिकम रेशनल, तार्किक रहना। और तार्किकता का मतलब क्या, रेशनल, वॉट एवर यू विल राइट अकॉर्डिंग टू फैक्ट, एविडेंस। अगर एविडेंस कहता है कि अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो हम कह देंगे है, अगर एविडेंस नहीं है तो क्लियरली वी विल राइट कि वी कांट एक्सेप्ट, वी कांट सपोर्ट, या दूसरे वर्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, it was the first war of independence। तो you will have to choose the word। सीधे सीधे ये लिखना कि भाई ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, हम दूसरे तरीके से इसको क्या करते हैं, द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट इट्स अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मानना बड़ा मुश्किल है, because the available sources, available evidences doesn't support that it's a first war of independence। मामला सही हो गया, किसी के सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं हुए और आपने बात भी अपनी सही से कह दी। तो ये क्या करना है, इस तरीके से वे ऑफ राइटिंग आपको डेवलप करना है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के, जैसे मराठा के कुछ लोग कहते हैं कि क्या था, एक हिंदू स्टेट था जो मुगल मुस्लिम स्टेट के अगेंस्ट इमरजेंस हुआ था। तो ये डिफरेंट व्यूज पता होने चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर, डन। इसके बाद अलावा और देखते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे? भाई वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप देखो कि कौन से क्वेश्चन आपको बेहतर आते हैं। यू कैन इजिली राइट, यू हैव पॉइंट, यू हैव इम्पल नॉलेज अबाउट दैट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे नंबर मिलता है, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है और आपने लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, नंबर विल डिपेंड ऑन योर रिप्रेजेंटेशन, ऑन योर प्रेजेंटेशन।
डन। कि क्या करना है कि आपको जो पूछा गया है जस्ट राइट दैट थिंग, अननेसेसरी लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? नहीं लिखोगे सही तो नंबर नहीं मिलेगा, ये एकदम फैक्ट है। हिस्ट्री का जो नया कोर्स आने वाला है वो जल्दी आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट मंथ में हिस्ट्री का नया कोर्स आएगा जहां से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे विथ आंसर राइटिंग। बाकी दो हु आर ऑलरेडी इनरोल्ड जो पहले से प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं, वहां पे रिकॉर्डेड लेसन अवेलेबल है। क्लियर है? रिकॉर्डेड लेसन अवेलेबल है, बहुत डिटेल में हमने कोर्स करा रखा है, अराउंड 18-19% सिलेबस कवर है विथ आंसर राइटिंग। तो दोज हु आर ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट जस्ट गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड लेसन। बाकी जैसे ही नेक्स्ट कोर्स आएगा वी विल यू कैन ज्वाइन इन द लाइव सेशन। क्लियर? नहीं, एक पार्ट के सारे नहीं करने होते हैं, टोटल 5 करने होते हैं, 1 से 3, 1 से 2, और जो 1 और सेक्शन बी का जो पहला होता है शॉर्ट नोट, वो कंपल्सरी होता है। हम मैप कैसे करते हैं बताते हैं, ठीक है? हाउ यू विल प्रिपेयर द मैप, उसके बारे में भी बताते हैं। सोर्स मैंने बता दिया है अनीता, ठीक है? सोर्स जो मैंने बताया कि यू हैव टू फॉलो दिस। अब मैप के बारे में बताता हूँ, मैप के बारे में बताता हूँ रजू की मैप कैसे करना है आपको। क्लियर है? देखो, अगर आपको ऑप्शनल लेना है तो डेली कम से कम 3-4 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? कोई भी ऑप्शनल ले तो, नॉट हिस्ट्री, एटलीस्ट 4 घंटे यू हैव टू गिव फॉर योर ऑप्शनल। ठीक है? इससे कम में काम नहीं बनेगा, चाहे जो भी ऑप्शनल लेते हो। अगर पहली बार इफ यू आर बिगिनर, तो 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। भाई सिलेबस डिस्कस कर देंगे अमित किसी और दिन, आज इतना टाइम नहीं है कि सिलेबस पूरा डिस्कस किया जा सके। ओके, ठीक है। हाँ, रट्टा काम नहीं करेगा। क्लियर? प्रज्वल, तुषार, एडवांटेज के बारे में मैंने बात कर दी है तुषार, ठीक है? पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है? ये सब हमने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? कि फ्रेगमेंटेड स्टेट की पॉलिसी क्या है, जिन हिस्टोरियन ने अलग अलग व्यूज दिए, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस थिंग। क्लियर है? स्टेटमेंट वाले, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेसन, यू विल फाइंड योर आंसर। सोनम, हिस्ट्री ऑप्शनल बोला ना, जल्दी आएगा नेक्स्ट मंथ में, मोस्ट प्रोबेबल एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स आएगा। क्लियर? हाँ, हिस्ट्री का प्लस प्लेटफॉर्म पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा, जल्दी ही नया लाइव कोर्स आएगा नेक्स्ट मंथ में। अगर बीटेक बैकग्राउंड है, अरे ऐसा नहीं है, देखो कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक है और लिटरेचर उन्होंने लिया है। ठीक है? मैंने बोला ना, हिस्ट्री ऑप्शनल पिक करने के लिए वो 4-5 पैरामीटर है। इट डजंट मीन, इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड कॉलेज में क्या था। देखो सिंपल सी बात है, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, वो सब एक ही जैसे होते हैं। कॉलेज में 80% बच्चे क्या होते हैं, सीरियसली पढ़ाई नहीं करते, ये सबको पता है। तो कोई नहीं करता, ये सच बात है। तो वो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चाहे ह्यूमन, सब यूपीएससी की जो स्टार्टिंग करते हैं वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सब स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हिस्ट्री ऑप्शनल एक्सट्रीमली लेंदी, मैंने बोला इसका आंसर मैंने बता दिया ना कि किस तरीके से लेंदी का कंसेप्ट दिखाई देता है। दोनों काम करना है, एक ऑप्शनल के साथ आपको एक जीएस का पेपर भी तैयार करते रहना है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, एक्सेट्रा। सोर्स के बारे में बता दिया है। कि बाकी वो मैं बता दूंगा कि एग्जामिन का मतलब क्या होता है, किसी दिन स्पेशल क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि व्हाट विल यू राइट व्हेन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एग्जामिन, इलस्ट्रेट, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसको डिस्कस कर देंगे। डोंट वरी, जो रूट वर्ड है वी विल डिस्कस इन द स्पेशल क्लास, किसी दिन कर देंगे। बुक्स बता दिया है। क्लियर? क्लास स्टार्ट होगा, बता दिया नेक्स्ट मंथ में। क्लियर? नोट्स बनाना है पॉइंट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सिलेबस। शॉर्ट नोट के टॉपिक आपको बता दूंगा किसी दिन स्पेशल क्लास में, कौन से शॉर्ट नोट वाले टॉपिक हैं मेडिवल हिस्ट्री के, वो एक दिन नोट करा दूंगा। डोंट वरी।
ओके, टफ नहीं होता हिस्ट्री भाई। अगर आप हिस्ट्री को सही से पढ़ोगे तो हिस्ट्री इज नॉट टफ। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। अगर उसको बोरिंग तरीके से पढ़ोगे, प्रेशर लेके पढ़ोगे, तो कोई भी टॉपिक क्या रहेगा, टफ रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट टफ लगेगा। क्लियर? बुक बता दिया, ठीक है, चलो क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैप के बारे में। देखो मैप के लिए क्या करना है, मैप पूछा जाता है, वो ऑलरेडी मैप पॉइंटेड होता है, वो हिंट देता है। आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चैप्टर बनाना है। स्टोन एज मैप इंडिया का उठाना है और उस पर नोट करते जाना है कि स्टोन एज की कौन कौन सी साइट कौन कौन से स्टेट में है। पैलियोलिथिक की कौन सी है, मेजोलिथिक की कौन सी है, नियोलिथिक की कौन सी है, मेगालिथिक की कौन सी है। मैप पे बना होना चाहिए। एक मैप उठाओ जिसमें केवल स्टोन एज की साइट हो, या एक मैप बनाओ जो केवल पैलियोलिथिक को डील करे, एक मैप बनाओ जिसमें केवल मेजोलिथिक को, एक मैप नियोलिथिक के लिए, एक मेगालिथिक के लिए। पॉइंट होने चाहिए उस पर, मार्किंग पहले से होनी चाहिए। और फिर एक नोटबुक होनी चाहिए जिसपे उस साइट के सेलिएंट फीचर, 4 पॉइंट 5 पॉइंट केवल। और इनको बनाने के बाद क्या करना है, डेली सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करना है। अगर आप 1 महीने कंटिन्यूअसली कर लिया ना, आप मैप के मास्टर हो जाओगे। यू विल बिकम मास्टर। 1 महीने अगर आपने कंटिन्यूअसली इसको कर दिया तो। और फिर ये मार्क्स क्या होंगे, आपको बहुत दिलाएंगे। और फर्स्ट पेपर में जो कहा जाता है कि जनरली मार्क्स नहीं आते हैं, आप क्या करोगे, एकदम धमाकेदार मार्क्स ले आओगे। क्लियर? तो क्या करना है, सेक्शन वाइज बनाना है। एक मैप बनाना है किसके लिए, पैलियोलिथिक, एक मेजोलिथिक, एक नियोलिथिक, एक वैदिक एज, एक महाजनपद पीरियड, एक मौर्यन पीरियड, एक पोस्ट मौर्यन पीरियड। इस तरीके से एक पोर्ट सिटी का मैप, एक जैना साइट, एक बुद्धिस्ट साइट, एक टेम्पल साइट, ऐसे करके मैप बना लेने हैं। और सबसे पहले कवर क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो साइट्स आ चुके हैं उनको कवर करना है। इतना तैयार कर लो और उसको रिवीजन करते रहो 1 महीने तक कंटिन्यूअस। आराम से आप मैप का सेक्शन इजीली सॉल्व कर लेगा, मुश्किल आपको नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये काम करना है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल को इसी तरीके से करोगे तो फॉलो होगा। बाकी अनअकैडमी में किस तरीके से क्लासेस चलती हैं और हम जो क्लासेस चलाते हैं उसमें क्या है, तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चरल बैचेस मिलेंगे, चाहे वो ऑप्शनल के हों, जनरल स्टडीज के दूसरे हो। क्लियर है? बहुत सारे एडुकेटर है, टॉप एडुकेटर है, बहुत सारे सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर पढ़ा रहे हैं आपको। बैचेस जो है वो हिंदी में है, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में भी है। क्लियर? तो आपको लैंग्वेज विल नॉट अ बैरियर। क्लियर? डन? तो किसी को प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज को, तो जो भी एडुकेटर है मैक्सिमम उनको थोड़ा सा हिंदी आती है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है, तो यू नॉट फेस द लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्लियर? इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में है, +2 में है, उनके लिए भी क्या है, 2 साल के बैचेस चल रहे हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट कवर होता है, ठीक है। कोशिश एडुकेटर करता है कि एटलीस्ट वो टॉपिक जो क्या है इंपॉर्टेंट है वो कवर करा दिया जाए। ऑप्शनल लगभग सारे अवेलेबल हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, प्रीलिम्स की तो पहले से थी, अब मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। क्लियर? रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले जो है मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की टेस्ट भी यहीं पे लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जो बच्चे होंगे आपको पता ही होगा कि हर 5-6 क्लास के बाद क्या होता है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। क्लियर? तो यू कैन रेज योर डाउट, आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? करंट अफेयर की प्रैक्टिस होती है, करंट अफेयर के टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। क्लियर? हाँ, क्विज भी होता है। क्लियर? हाँ, लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। भाई ये डिपेंड करता है प्राइवेट नंबर साहब कि कितना सही लिखा है। अगर इफ यू राइट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन इजीली स्कोर 320 350। डन? तो ये करना है आपको। और मेंस की आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट हुई है रिसेंटली, तो यू कैन ज्वाइन।
इसके अलावा देखो जिसके पास डाउट है, देखो प्रॉब्लम सबके पास होता है। अभी किसी ने पूछा कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये सबके साथ है, किसी न किसी को प्रॉब्लम रहती है। यू हैव टू मैनेज, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, और उसी के हिसाब से क्या करना है, अपने आप को, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। डोंट गिव अप। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ स्पार्टन टाइप का बनना है। आपने 300 मूवी देखी होगी, बी लाइक स्पार्टन, डोंट गिव अप। बहुत मुश्किल आएगी, बहुत परेशानी होगी, याद नहीं होगा, याद करोगे भूलेगा, दोस्त बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, फैमिली वाले बोलेंगे कि यार तुमसे नहीं होगा। डोंट गिव अप। बी लाइक स्पार्टन, फाइटर स्पिरिट। करना है तो करना है, चाहे जो भी है। टू द पॉइंट पढ़ना है, देखना है कि पहले क्या पूछा गया और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आपको क्या बताइए पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको अननेसेसरी पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी अननेसेसरी चीजें क्या होती है, मैगजीन में होती हैं। तो सिंपल सी बात है, बुक्स और मैगजीन क्या है, अगर वो 100 पेज का नहीं होगा तो क्या यू विल पे 150 रुपी फॉर ओनली 30 पेज मैगजीन? क्या केवल 30 पेज के मैगजीन के लिए यू विल पे 150 रुपी? ना। तो उसकी मजबूरी है कि वो 100 पेज का मैगजीन बनाएगा, तभी तो आपसे 150 रुपये लेगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड 150 100 पेज, उसमें काम का केवल 20-25 पेज है। तो यू विल हैव टू लर्न, ये सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे? सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना, सी द सिलेबस, नथिंग एल्स। केवल प्लानिंग और स्ट्रेटजी का ये एग्जाम है। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम, बस प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ। इसके अलावा एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म, यू आर वेलकम, ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म। मैं पढ़ाता क्या हूँ, मैं वहाँ पे हिस्ट्री जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ, पेपर 1 का मेंस पेपर हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी पढ़ा दिया, और हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ। तो एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म, यू कैन ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म। ये रेफरल कोड है मेरा, कुमार सुनील वेनस 99। यूज दिस रेफरल कोड, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। इसके अलावा आप में से किसी का अगर क्वेश्चन आपने पूछा और एड्रेस नहीं हो पाया है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, आस्क योर क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि टाइम लिमिटेड था और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूँ आपकी क्वेरी को, तो सॉरी फॉर दैट। आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे क्या करना, पूछना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रिस्पॉन्ड करूँ एज सुन एज पॉसिबल। डन। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे क्वेश्चन को डील नहीं किया गया, डिस्कस नहीं किया गया, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई, तो डोंट वरी, आई एम विद यू, डोंट वरी, जस्ट राइट मी टेलीग्राम के ग्रुप पे, या फिर अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे जो मैसेज बॉक्स होता है, मेरा नाम है सुनील सिंह, तो आप सर्च करोगे लर्निंग ऐप पे तो यू विल फाइंड, और वहाँ पे जो मैसेज बॉक्स है यू कैन आस्क देयर। तो मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा डेफिनेटली। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, बट डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड। तो टेलीग्राम का लिंक ये है, यहाँ पे पिन किया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पिन किया हुआ है, तो जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड ओपन इन अ न्यू टैब, आप ज्वाइन कर लो। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी कि ऑप्शनल कैसे पिक करना है, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने के क्या फायदे हैं। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।